सारी यूनिवर्सिटीज नहीं फारिग बैठी मतलब हैं, क्या करें? मतलब नहीं, वो तो ये है ना कि आई थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेवोल्यूशन। ये नहीं, कौन चाहे करेगा? रेवोल्यूशन हो। देखें, देखिए, बात बात हम बड़ी ये जाहिर है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास तो कोई विजन नहीं है। दे हैव अ वेरी लिमिटेड होराइजन। वो अपने अगले 6 महीने से ज्यादा नहीं वो सोच चले, सकते। हमारे इकोनॉमिस्ट विजन कोई देते नहीं है, जनरल बातें करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब जो सारी स्पेस है वो चली जाती है बैंकर्स के पास। अब सारे बैंकर्स लगते हैं हर इदारे में। आपको पता है, नहीं आपका नहीं, ये तो इकोनॉमिस्ट बड़ा एक तुम नहीं लग सकता है। माइक्रो लेवल पे चाह रहे हो ना बात, कि तो बैंकर मैक्रो लग लेवल पे गए हम या नहीं विजन लग। देंगे तो कोई बात बनेगी ना। मैं एक इंडिकेटर देखता हूँ और कुछ नहीं देखता, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो हमारा तो बड़ा नहीं। तो बताइए, क्या करें हम? ये इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो अगर कभी नहीं बढ़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? छोड़ दें एनएफसी वगैरह को, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो इस मुल्क में क्यों नहीं बढ़ रहा? यूरोप जो है वो तो रेवोल्यूशन से गिरा और फिर एक नया निज़ाम बना जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और ये वो की चीज़ें करी हैं, और वो अभी तक पूरी तरीके से वहाँ पे मार्केट इकोनॉमीज पे अभी भी काम हो रहा है। वी आर द लोएस्ट इन साउथ एशिया। अफगानिस्तान से भी लो है, बांग्लादेश से भी लो है, चाइना से भी लो है, इंडिया से भी, श्रीलंका से भी। क्या इस पे कोई तवज्जो दे रहा है? आपकी प्लानिंग कमीशन भी रो रही है, कुछ नहीं कर रही। आपकी पूरी हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। हमने स्टेबलाइजेशन लिया, हम फंड के गुलाम हैं। हमने आज़ादी अपनी दिशा जी, आपने कहा डी रेगुलेशन की बात, हमने डी रेगुलेशन की बात हम करते आए हैं। पर डी रेगुलेशन एक फॉरेनर कर रहा है, जेकब स्कॉट रीमेट कर रही है। मैंने रीमेट पे एक पूरा इवेल्यूशन करके मजमून लिखा है, कौन पढ़ता है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। आज जनाब हमने अपना पिकअप करना है सेटअप, जहाँ लोगों को लेके आए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों को, और एक नया नैरेटिव शुरू करें और एक नई सोच शुरू करें। तो हमारे साथ आज असद अली शाह साहब है। असद अली शाह साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह। ही इज़ बीन द हेड ऑफ इम्पोर्टेंट कंपनीज लाइक डिलॉयट। इन्होंने माशाल्लाह बड़ा काम किया हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर में, टैक्स एरिया में, और वेल नोन अकाउंटेंट विद अ वाइड रेंजिंग बैकग्राउंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। असद अली शाह साहब ऑल्सो लिखते बहुत हैं, आपने देखा होगा इनकी लिखाई इन वेरी इन मेनी न्यूज़ पेपर्स। लिंक्डइन पे इनका अकाउंट बड़ा एक्टिव है, ट्विटर पे बड़ा एक्टिव है। एंड एवरी डे आई मस्ट कन्फेस आई लर्न अ लॉट, बिकॉज ये कोई ना कोई नई चीज़ ले आते हैं। आज इन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ डाली है जिस पे हम फिर बात करेंगे, अभी नहीं मैं बताता, थोड़ा सस्पेंस रखें। बट ये हमेशा कोई नई चीज़ लेके आते हैं, तो असद अली शाह साहब से बात करना बहुत रिफ्रेशिंग होता है। और क्या कहते हैं, इसलिए आज इनसे बात करते हैं। असद साहब, पहले बताइए, हमारे मुल्क में बड़ा एक मुसीबत पड़ी हुई है, एनएफसी अवार्ड। मैं तो पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे एनएफसी अवार्ड का तरीका ठीक है जो हम करते हैं, या इसका तरीका ही बदल देना चाहिए? हम इस तरीके से इसको चलाते हैं कि ये ना होने के बराबर है। क्या इसका तरीका कोई और होना चाहिए? देखिए, ये जो तरीका है, ये दिस इज कमिंग फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम्स। हम्म, और हम्म, फर्क सिर्फ ये है, इंडिया में भी एनएफसी है। और वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा फर्क ये है कि वहाँ पर एनएफसी जो है वो जो कंसेंसस जिस तरीके से यहाँ पर चाहिए होता है कि हमारी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, एंड जस्ट फॉर द व्यूअर्स, के नेशनल फाइनेंस कमीशन बनती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसोर्सेज जो फेडरल कलेक्शंस होती हैं। तो उसमें फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होता है, एक और रिप्रेजेंटेटिव होता है फेडरल गवर्नमेंट का, और सूबों के, चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड वन मोर रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, इंडिया में फ़र्क ये है कि वहाँ पर ये अवार्ड जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं करते, उसमें टेक्नोक्रेट्स भी शामिल होते हैं ज़्यादा। तो इसलिए ज़रा ऑब्जेक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर दो चीजें हैं जो जिसकी वजह से आप देखें एनएफसी अवार्ड जो है होता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारा ये लास्ट जो एनएफसी अवार्ड है वो सेवन्थ एनएफसी है। 77 साल में, हर 5 साल में होना चाहिए। तो अब नंबर शायद उन्होंने आगे कर दिया है, लेकिन ये लास्ट जो एनएफसी हमारा हुआ था
दिस हैपेंड इन 2009, राइट? और अब उसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं, तो 5 साल जो होना चाहिए अपडेट वो नहीं हुआ। इसी तरीके से उससे पहले जो एनएफसी हुआ था, वो एक्चुअली हुआ था सिक्स्थ एनएफसी, जब फारूक लगारी साहब की के साथ केयर टेकर गवर्नमेंट जो असेंबली डिसॉल्व की थी उन्होंने 96 97 में, विच वाज इफेक्टिवली केयर टेकर्स ने बनाई थी, वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं थे। वो एनएफसी चलती रही, मुशर्रफ के ज़माने में नहीं हुआ है एनएफसी। और उससे पहले जो है, जो फिफ्थ एनएफसी था, वो हुआ था फर्स्ट नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, यहाँ जाम सदिक अली चीफ मिनिस्टर थे, 1990 अवार्ड। हम्म, तो बीच में मिलिट्री गवर्नमेंट्स, मतलब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट एनएफसी के बाद जो है ना, इफेक्टिवली कोई एनएफसी हुई नहीं है। हम्म, तो इस वजह से, क्योंकि कंसेंसस चाहिए, तो एक तो अवार्ड होता नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट का, मतलब सूबों का जो डिपेंडेंस है, वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि सारे जो मेन टैक्सेस हैं वो आपने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए हैं कि वो कलेक्ट करेंगे। एफबीआर कलेक्ट करता है, और आपको पता है कि एफबीआर जो है वो कितना एफिशिएंटली कलेक्ट करता है। सूबों पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है, वहां पर भी इश्यूज हैं, लेकिन एफबीआर में भी इश्यूज हैं। इंडिया में अगेन दूसरा जो मेन फर्क है, वहाँ ये है कि जो सूबों के पास एक मेन टैक्स है, स्टेट्स के पास, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है, जो सबसे ज्यादा पॉइंट टैक्स टैक्स है, वो सूबों के पास भी रहा है। अच्छा, हम्म, अब मोदी ने आके एक काफी एक रिफॉर्म किया सारे सूबों को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो लेके आए। वो हम्म, अब जॉइंटली वो कलेक्ट करते हैं। मुझे मैंने उसको स्टडी नहीं किया कि कलेक्शन कैसे होती है, लेकिन उसी हिसाब से जो कलेक्शन जो सूबों की होती है, वो थी सेल्स टैक्स ऑन गुड्स को रिकग्नाइज करते हुए, वैसे ही स्टेट्स को जो है ना वो ट्रांसफर्स होते हैं। हम्म, हम्म। सो बट अब मेरी मसला जो मेरा सवाल बनाया ये, है, पहले मैं एक और सवाल इस पर कर अब दूं। बताएं। तो मैंने देखिए, आपको एक बैकग्राउंड दे दिया बहुत थोड़ा। अच्छा बैकग्राउंड आपने दे दिया। मुझे बताइए, ये आई थिंक सिस्टम इज बाउंड टू फेल। शाह जी भी आ गए, चलो सलमान शाह साहब, वेलकम, जॉइन अस। सिस्टम इज बाउंड टू फेल बिकॉज हमने सिस्टम ऐसा बनाया, मिनिस्टर्स और एक एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस, और दूसरा जब ये लोग मिलते हैं देर इज नथिंग बिफोर देम। क्या गवर्नमेंट पे ये इनकम्बेंट नहीं है कि कोई थोड़ा सा पहले रिसर्च करके, इसमें रिसर्च क्यों नहीं इन्वॉल्व? व्हाई डोंट दे थिंक अबाउट पुटिंग आउट न्यू फॉर्मूलाज एंड न्यू थिंग्स, एंड व्हाई डोंट दे हैव अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग कंसल्टेशन? फॉर एग्जांपल, जो आप बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, ये वो हजारों चीज़ों की कोई कंसल्टेशन नहीं होती रेगुलरली। और दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, कोई पेपर नहीं निकलता। मुझे बताइए इस वक्त क्या मसले हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं? टीवी में न्यूज़ आती है, इन्होंने एनएफसी का कोई पेपर नहीं बना के रखा, क्यों नहीं रखा? और ये डिस्कशन पार्लियामेंट में भी क्यों नहीं होती? व्हाई इज इट नॉट अ बिगर डिस्कशन कि एनएफसी में करना क्या है? हम बस एक दूसरे को गालियां दे के और फिर एक कमीशन बना के, वही चार बंदे होते हैं। पिछली बारी भी वही बंदे थे, मैं नाम नहीं लेता, पिछली बारी भी वही बंदे थे, इस बारी भी वही बंदे हैं, हर बारी वही बंदे आ जाते हैं। तो यार ये क्या है? व्हाई कांट सूबास हैव अ ब्रॉडर कमिटी, एंड व्हाई कांट वी हैव अ ब्रॉडर डिस्कशन? आई थिंक इट इज बाउंड टू फेल जब आप इस तरह करें। और फाइनेंस मिनिस्टर को हेड लगा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर के पास कितना टाइम है काम करने का यार? उसको हेड ना लगाएं, ही इज गोइंग टू रिसीव द प्रपोजल्स। उसको क्यों हेड लगा रहे हैं आप? और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, बाकी मिनिस्टर्स को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? एक आउटसाइड द गवर्नमेंट कमीशन बनाए, वो प्रपोजल दे, फिर गवर्नमेंट कंसिडर करे। क्या ख्याल है आपका? नहीं? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें माइंडसेट बना हुआ है, और जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो समझती है कि हमारे कम मिल रहा है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। और सूबों को क्रिटिसिज्म रिसेंटली ज़्यादा हुआ है, उनको ट्रांसफर डेफिनेटली सेवन्थ एनएफसी में ज़्यादा हुए थे, रिलेटिवली स्पीकिंग। लेकिन लोगों को उसकी हिस्ट्री नहीं पता कि अगर ये फिफ्थ एनएफसी चलता रहता, जो कि लेजिटिमेटली फिफ्थ एनएफसी चलना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्स्थ एनएफसी जो है वो तो केयर टेकर्स ने किया था, तो अभी जो उनको सूबों को पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहे होते। और
मतलब आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इसमें टेक्नोक्रेट्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। प्लस जो एक्चुअली जो दूसरा मेंबर रखा हुआ है वो टेक्नोक्रेट ही होना चाहिए, यही स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन वो अपने हम लॉयलिस्ट ही लगाते हैं। अब जो हमारे गोरे मुल्क हैं जिनसे हम क्यों लेते हैं, बरतानिया हाँ, वगैरह, वहाँ कमीशंस होती हैं टेक्नोक्रेट्स की, वो रेकमेंड करती हैं, फिर जाके डिबेट होती है पार्लियामेंट में, फिर गवर्नमेंट के पास जाती है। देयर इज स्टेजेस ऑफ मेकिंग अ पॉलिसी। उसमें होता है बाय इन हो जाता है, उसमें कंसेंसस बिल्डिंग होती है। जब बिकॉज बाय इन ही कोई नहीं, आप लोगों को एक शॉक करते हैं लाके सुबह, दो जैसे चीजें कि हैं इन्होंने किया। अजीब। हाँ। इसमें आपने बड़ा अच्छा किया, आपने यूएस का नाम लिया ना। हम्म। मेरे ख्याल में जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा जो है वो यूएस से ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू इंडिया, राइट। because India हम्म। is more of a union, and हम्म। than the states. हम्म। But अगर आप यूएस को देखें, वहां पर भी एक्चुअली स्टेट्स ने मुल्क बनाया था। और पाकिस्तान भी अगर आप देखें हमारी हिस्ट्री जो है, सो इट वाज दी स्टेट्स जिन्होंने लेजिटिमाइज किया पाकिस्तान के डिमांड को। क्योंकि 1940 रेजोल्यूशन जो हम बात करते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन तो था ही नहीं। इट वाज कॉल्ड लाहौर रेजोल्यूशन। और उसमें ये डिमांड था, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उसमें ये था कि देयर शुड बी सॉवरेन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट्स वे मुस्लिम्स आर इन हेलो। मेजोरिटी। जीएम सैयद ने प्रपोज किया था, जो कि ही वाज द फर्स्ट प्रिजनर आफ्टरवर्ड्स जो है, जिसने कहा कि दे शुड बी सेपरेट होमलैंड। और बड़ी एक दो लोगों की मेजोरिटी से वो पास हुआ, और जिसमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जो है। सो उससे पहले, बट द थिंग इज दिस लाहौर रेजोल्यूशन रिमेन्ड लाहौर रेजोल्यूशन। फिर क्योंकि ठीक। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम्म। भी हम्म। 23 मार्च को ठीक। ही वो ऑफिशियल हुआ था। तो इट यूज टू बी सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। ये उसके हम्म। बाद जो है इसको पाकिस्तान डे बना दिया। राइट। अच्छा, राइट, अब कमिंग बिल्कुल टू द सही। एनएफसी आई और रिमेम्बर दैट। यूएस, देखें, वन रीजन वाई ये बहुत ज्यादा कंटेंशियस है कि सूबों के पास जो है इफेक्टिवली कोई मेजर टैक्स आपने छोड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है इस तरह से। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी, और इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स वाज प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो दैट इज द बेसिक सोर्स जो है। प्रॉपर्टी टैक्स से या दूसरी जो छोटी मोटी टैक्सेस हैं उससे सूबे इतना कलेक्ट नहीं कर सकते, दो बेहतर कलेक्शन करनी चाहिए। लेकिन इवन इंडिया का भी आप देखें तो वो दैट विल बी पिटन्स, दैट विल बी वेरी नॉमिनल। अच्छा, अच्छा, एक सेकेंड, क्या जरा है, मैं शाह जी यूएस को भी। यूएस का मैं मेंशन कर दूं। जल्द बल्कि। यूएस में आप देखें स्टेट्स को हम्म। और फेडरल गवर्नमेंट को वही पावर्स हैं। वहां पर वो सेल्स टैक्स भी सूबों में भी है, स्टेट्स में भी है, और जो है वो भी है, आपकी इनकम टैक्स भी है। तो हम्म। दे हैव पावर्स टू लेवी। हम्म। ऑब्वियसली वहां पर जरा मेच्योरिटी है, इतने टैक्स रेट्स नहीं लगते, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके लगाते हैं। यहाँ पर ये रिस्क है कि अगर आप दे दें तो दबा के वो भी लगा देंगे और वो भी लगा देंगे, और मुल्क ऑलरेडी एक्सेसिव टैक्स है, और ज्यादा टैक्स हो सकता है। तो बात ये है ना कि हमें कुछ चीजें को रैशनलाइज करने की जरूरत है, और मेच्योरिटी की जरूरत है, कोलैबोरेशन की जरूरत है। शाह जी बताएं कि जी, जनाब। शाह जी, ये एनएफसी अवार्ड जो है, मेरा तो ख्याल है ये स्टिल बॉर्न है, यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमारा प्रोसेस ही गलत है। और दूसरी चीज़, ये एनएफसी अवार्ड करने का फ़ायदा कोई नहीं अगर आप पीएफसी साथ ही नहीं करेंगे। तो ये इस चीज़ को कोई सोच रहा है इस मुल्क में, या सिर्फ हम कमेटी बिठा देते हैं, फिर 5 साल के बाद हाथ पे उठा देते हैं और शॉर्ट ये तो नहीं हुआ, चले आगे को कर लेंगे? क्या हमारे में कोई सोच का मादा है? एनएफसी अवार्ड कैसे होगा कि नहीं होगा, क्या ख्याल है आपका? नहीं, डेफिनेटली एनएफसी अवार्ड हो जाएगा, और वो आप इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे। बट द इशू इज कि क्या वो सही अवार्ड होगा जो पाकिस्तान की ज़रूरत है और सूबों की ज़रूरत है, फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो वो शायद ना हो। बट कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में हर चीज़ कोऑर्सिव तरीके से हो जाती है ना, तो वो इम्पोज इम्पोज हो जाएगा। हम्म। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच आपने ये
रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है, जिसमें वर्टिकल एक्विटी भी हो बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड ऑफ कोर्स आपने मेंशन किया लोकल गवर्नमेंट्स का, कि उनको भी डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग के लिए वर्टिकल आपको चाहिए एक्विटी, एंड देन हॉरिजॉन्टल एक्विटी अक्रॉस द प्रोविंसेस, के उनमें जो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बेसिस पे आपका जो सिटीजन है उसको प्रॉपर सर्विसेज मिल सकें ऑन मोर और लेस एन इक्वल बेसिस। यानी कि अगर आपने प्रोविंसेस वर्टिकल अगर पहले कर लेते हैं, तो वर्टिकल में आपने देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट के क्या ज़रूरियात हैं इन टर्म्स ऑफ वो क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, एंड देन वी हैव टू लुक एट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनका क्या करने का काम है, और उसके मुताबिक आप रेशियोस एडजस्ट करते हैं। अब जो पिछला अकॉर्ड था, आई थिंक कि वो बेसिकली 18th अमेंडमेंट को केटर करता था, और इसलिए ज़्यादा आपने पैसा जो है प्रोविंसेस हाँ को। जी, वो बिल्कुल ठीक है, बट पॉइंट ये है कि उनको नहीं, पैसा तो मेरी आपने बात दे दिया। मेरी सर बात एक पहले सेकंड, बात जरा सुन जल्दी करें लेना। ना, उनको नहीं, हमने। जल्दी तो हाँ, ये नहीं हो सकता हाँ, ना कि पर जल्दी जल्दी करें। पॉइंट इज दिस कि उनको आपने 18th अमेंडमेंट के तहत पैसे दे दिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अपने अखराजात जो हैं वो ट्रिम नहीं किए जिस तरह करने चाहिए थे। सो देयरफॉर फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एनएफसी का अवार्ड जो है वो ठीक नहीं है। दे नीड अ लॉट मोर मनी ओवर देयर। अब प्रोविंसेस में जो है वहाँ पे आपने देखना है कि असूली तौर पे एवरी सिटीजन इज इक्वल अंडर द लॉ, तो हर एक के ऊपर जो खर्चा है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप बराबर करेंगे तो बहुत से एरियाज हैं जो बड़े बैकवर्ड हैं, और वहाँ पे वो सर्विसेज जो एडवांस्ड एरियाज में मिल जाती हैं वो वहाँ पे नहीं मिलती। सो आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि इक्वल जो एलोकेशन पर कैपिटा से आपको हटना पड़ता है, अंडर डेवलपमेंट के लिए आपको हटना पड़ता है, एरिया के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोवाइडिंग द सर्विस उसके लिए। तो ये बात जो आप पहले कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें बड़ी टेक्निकल नेचर की हैं, और इसके लिए एक पूरी कमीशन जो है वो हर वक्त उसको इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, और वो डेटा जनरेट उसको हर वक्त करना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि कौन से इलाके हैं जहाँ पे सर्विसेज मिलती नहीं हैं, कौन से इलाके हैं जिनमें एक्सेसिव सर्विसेज मिल रही हैं। मसलन कराची लाहौर में सर्विसेज गवर्नमेंट की बहुत बेहतर होंगी कंपेयर टू काना काछा और लड़काना और सम रूरल एरियाज, तो उसको आपने इक्वलाइज इन अ वे करना है। तो आई थिंक इट इज़ अ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इशू रादर देन अ पॉलिटिकल इशू, इन द सेंस कि हमारा एनएफसी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बना हुआ है, और इसलिए आप देखते हैं कि इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी एडवर्सरीज होती हैं, और फिर फेडरल गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता है, और किसी ने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को नहीं देखा। सो आई थिंक कि ये जो ठीक है। अच्छा। हमारे इन इक्वल डेवलपमेंट, इन अनइक्वल सर्विसेज, इसके ऊपर हमारे ये राउंड डेटा कलेक्ट होना चाहिए, इस पे रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि ये ओवरनाइट करेक्शंस नहीं हो सकेंगी। इट विल टेक सम टाइम कि आप मोर और लेस सर्टेन बिल्कुल सही। मिनिमम लेवल पे आप ठीक। एरियाज को लेके आए मसलन। हम सब इस पे अग्रीड हैं कि ये हाँ, प्रोसेस ही गलत है, इस प्रोसेस से कुछ नहीं होगा। इस प्रोसेस को ठीक करने की जरूरत है, इसको टेक्नोक्रेटिक बनाने की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर को हम हर चीज का चेयरमैन लगा देते। वो यार, उसके पास 24 घंटे दिन में है, उसने सोना भी है, उसने खाना भी खाना है, उसने क्या कहते हैं शावर भी लेना है। यार खुदा के वास्ते वो कितनी कमिटियां चेयर करेगा? तो उसको छोड़ दे। ये बाहर से है, प्रपोजल उसके पास है, जरूर बाद में वो देखे। बट खुदा के वास्ते कोई काम आप मिनिस्ट्री से निकाल दें और ब्यूरोक्रेट से निकाल दें। मुझे बताइए यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं कर सकती? पर एक और चीज पे मैं आ जाऊं।
ये जो मैंने आपके सामने नक्शा लगाया आप देख रहे होंगे कि देखिए अगर तो ये 1890 है, 1890। इस वक्त अगर आप देखें इंडिया का भी पर कैपिटा जीडीपी जापान का 1.01 था, ठीक है। अब देखिए ये और किसका है, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें इटली का 14.1, इटली का ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सारों के लो है। हमारा जो एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशियो इतना ज़्यादा क्यों है, क्यों है? हमारी डेवलपमेंट लेवल तो वही है जो 1890 में इन लोगों की थी या 1900 में थी। हम बढ़ाई जाते हैं अपना एक्सपेंडिचर, क्यों बढ़ाई जाते हैं? क्योंकि हमारे लोगों ने सैरें करनी होती है। उस ज़माने में मेरा ख्याल जापान का प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर कहीं भी नहीं जाता था, वहीं बैठता था। अब हमारे लोगों ने तो 10 मुल्कों में फिरना है, ठीक है। फिर हमारी जो शान और शौकत है, डाले और ये और वो। और मुझे बताइए एक और चीज़, जो प्रोविंसेस पे एक बहुत बड़ा टैक्स है जो बोलते नहीं है, कि सारी सरकारी ज़मीन डाउनटाउन में तो वो फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंस की तो नहीं है। जो जीवार लाहौर और जो कराची में सारी ज़मीन है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की है। फेडरल एम्प्लॉयज़ वहाँ के रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। ये भी तो एक बहुत बड़ा टैक्स है। क्या इस सब चीज़ को हमें डालना चाहिए, एसेट्स को डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? और दूसरी चीज़, ये जो आप बार बार कहते हैं ज़रूरत होती है फेडरल गवर्नमेंट को, क्यों ज़रूरत है भाई? हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्यों है? हमारी जो कॉरपोरेशन है, मैंने गिना है कि अभी कोई 26 नई कॉरपोरेशन बन गई हैं इस साल। हर रोज एक नई चीज बन जाती है, एजेंसी चले, कॉरपोरेशन एजेंसी। अब बिजली की हमारे पास 27 एजेंसी एक और बना दी उसके ऊपर। हाउ मेनी एजेंसीज डू वी नीड फॉर बिजली? आई डोंट थिंक वी नीड मोर देन 5 or 6। वी हैव 27 एजेंसीज प्लस वन मोर नाउ। नादरा के ऊपर भी एक एजेंसी बना दी है। इनकी जब मर्जी आती है एजेंसी बना दें। मुझे बताएं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी 5 हैं इस मुल्क में, 5 एजेंसीज हैं, और एक एनडीआरएमएफ भी है जिसके अंदर सरकार इस साल मेरा ख्याल 5 बिलियन रुपया डाल रही है। उसके बोर्ड की मीटिंग सुना है, $5,000 मिलते हैं मीटिंग के। अब मुझे बताइए एनडीआरएमएफ क्या करता है, उसकी जरूरत क्यों है एनडीआरएमएफ की? डोनर आते हैं कहते देखें हैं मैं बना दें, हम कर देते हैं जी। नदीम, आई थिंक यू हैव रेज्ड आउटस्टैंडिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो ये है, और ये हमारा अलमिया आईएमएफ प्रोग्राम का भी यही है बेसिकली। आप ये कह रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड में जो रिमिट है उसमें हुकूमत का साइज भी होना चाहिए, हुकूमत के अखराजात भी होने चाहिए, और ऑप्टिमाइज लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स डिटरमिन करने के बाद फिर रिसोर्सेस जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये बड़ा आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं उसको ये टच करता है। और हम पहले भी इस आप वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज जस्ट expanding, or instead of providing services to the people, basically we are providing resources to the bureaucracy। और ब्यूरोक्रेसी अपना याशी भी करे, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो फैलाती जाए हर चीज़ को। और उसमें इकोनॉमिक ना तो ग्रोथ हो, ना इन्वेस्टमेंट हो, ना कोई आपकी पॉवर्टी जो है वो कम हो, डेवलपमेंट भी ना हो, लेकिन अखराजात आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। और सो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर थिंग विच मेरे ख्याल में एनएफसी का वो होना चाहिए बिल्कुल, कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए क्या अखराजात चाहिए एट द फेडरल लेवल। और वो चाहिए का मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का नहीं है, जो कि उसका ऑप्टिमम स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं है कि 50 आपने मिनिस्ट्रीज खोली हुई हैं, उनको आप फाइनेंस करने के लिए पैसा ले रहे हैं। आप पहले आई थिंक एनएफसी में डिटरमिन करें कि जी 10-12 मिनिस्ट्री से ज़्यादा नहीं चलें, 25 मिनिस्ट्री कर लें, तो उसको आप फाइनेंस करेंगे, बाकी जो हैं इनको बंद करें। ये जो आप हर वक्त कोई ना कोई चीज़ खोल लेते हैं और जिसका कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं है, नुकसान ही है, इट इज़ होल जिसमें पैसा अच्छा आप एक और फेंकते चीज जा शाह रहे जी, हैं। तो ठीक ये है, आई थिंक दिस इज ठीक है नाउ यू आर रियली टॉकिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन। जी। तो एक और चीज शाह एनएफसी जी जो मैं हमारा रेस कर दूं। एक चीज पॉइंट है, वो ये है कि एनएफसी एक बहुत ही ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच टू थिंग्स है। आप कह तो रहे हैं ना कि फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज है, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज नहीं होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी इंचार्ज होगा। बिहाइंड द सीन इट विल बी द डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स।
और इसके जो मेंबरान हैं उनको ब्यूरोक्रेसी ही कंट्रोल करेगी और ब्यूरोक्रेसी ही सारा डेटा भी ब्यूरोक्रेसी ही देगी। तो आई थिंक दिस इज लॉन्ग ओवरड्यू कि इसको टोटली ओवरहॉल किया जाए और एक मॉडर्न लाइंस के ऊपर इसको बनाया बिल्कुल जाए। ठीक। असद साहब, ये जो एक शाह जी कह रहे थे बात, इससे भी मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है कि जी। जी हर जगह सर्विसेज बराबर होनी चाहिए। लाहौर और कराची में सर्विसेज का मयार और होगा, या और कने का छः और क्या कहते हैं, जो भी ले लें आप, कोई और शहर ले लें, रोडी ले लें, चले, वहाँ मयार और होगा। अमेरिका में भी अगर आप चले जाएं तो जब आप न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में या रहते हैं आपको एक और मयार मिलता है। आउटर आर्कनसॉ, छोटे छोटे शहरों में चला जाए, एक और। तो हमारे मुल्क में एक और मिथ्स चली हुई है कि हर जगह वही चीज़ मिलनी चाहिए जो इधर मिलती है शहरों में। बाकी रिसर्च शो करती है, और मैंने वो एक पेपर भी करवाया था यहाँ लॉन्ग टाइम को, दुरे नायाब ने किया था, कि शहरों में बहुत डिफरेंट होता है देहात से। तो हमारी जो कोशिश है कि हर शहर बराबर हो जाए, हर देहात बराबर हो जाए, क्या ये जायज़ कोशिश है? नहीं, आई आई एग्री विद यू। देखें, सारी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ और प्रोग्रेस जो है वो अर्बनाइजेशन और सिटीज से होती है। इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द इशू के, और हाँ हमारे सूबे में और ख़ास तरह से ज़्यादा है कि लोगों की डिमांड होती है कि छोटे छोटे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। पंजाब में रिलेटिवली ज़्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पर, और बलूचिस्तान में तो और कम, यानी 5 घर हैं किसी विलेज में या 10 घर हैं, वहाँ पर एक विलेज बनाया हुआ है। और गवर्नमेंट जो है उसको कहा जाता है कि यहाँ स्कूल भी दे दो, यहाँ ड्रेनेज भी दे दो, यहाँ वाटर सप्लाई भी दे दो। तो और वहाँ पर क्या स्कूल, मतलब आप 1 रूम स्कूल में क्या क्वालिटी मिलेगी? सो द होल आइडिया, प्रोग्रेस जो है ना, वर्ल्ड प्रोग्रेसेस जब ये पॉपुलेशंस जो है ना सिटीज में आती हैं, आप सिटीज को डेवलप करते हैं, वहाँ कंसंट्रेशन जो है ना, आपकी कॉस्ट भी कम होती है, उधर आप प्रमोट करते हैं, बिजनेस भी प्रमोट होता है, सोशल सर्विसेज भी प्रमोट होती हैं। तो ये बिल्कुल अप्रोच मेरे ख्याल में जो हमारी गवर्नमेंट्स की रही है, आई डोंट थिंक शाह साहब उसको रेफर कर रहे थे, लेकिन ये है कि उनका, मेरा नहीं ख्याल कि उनका मुराद ये है, व्हाट ही वाज प्रॉब्ली सेइंग वाज के सारे सिटीजन्स को अप्रोप्रिएट सर्विसेज मिलनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली खर्चे जो हैं वो आपको जो सिटीज में, अर्बन एरियाज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए और प्रमोट करना चाहिए कि पीपल गो देयर रादर देन कंटिन्यू टू लिव पर असद इन दी साहब, ये विलेजेस। एक एक अच्छा, चीज़ है। इसमें नदीम सॉरी में भी सलमान साहब, मैं सलमान मेरा, साहब, मैं एक बात कर दूं, एक बात कर हाँ, दूं। ये बिल्कुल बात आपकी बजाय, बट जो फंडामेंटल, सलमान साहब, जो हम्म, बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स था वो हैरिस टोडारो मॉडल था, जहां ये था कि डेवलपमेंट तब शुरू होती है जब आप रूरल एरिया से अर्बन में माइग्रेट करते हैं। ये जो बैठे हुए हैं, मैं गिलगित गया एक दफ़ा, तो मैंने वहां जाके लोगों को, मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने वहां तकरीर ये की, मैंने कहा बात सुने, आप लोग हमें टैक्स दें। वो हैरान हो गए। मैंने कहा आप इतनी अच्छी जगह में रह रहे हैं, इतनी खूबसूरत जगह में रह रहे हैं, तो हम यहाँ आते हैं पैसे खर्च के, आप हमें टैक्स दें, हम आपको क्यों टैक्स दें? वो मिथ उल्टी चली है कि नहीं, हमने उनको ठीक करना है, जो आज़ाद कश्मीर में आजकल भी हो रहा है। हम ये फंडामेंटल जो प्रोपोजिशन है, पॉलिटिकल प्रोपोजिशन डाली हुई कि हर जगह एक ही चीज़ होगी, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें कहने की ज़रूरत है, भाई मूव करो। नहीं, आई थिंक आई डिसएग्री विद यू। नंबर वन, एक तो जो है पाकिस्तान का वजूद जो है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, और देयर आर सर्टन मिनिमम लेवल्स ऑफ सर्विस जो कि आपने प्रोवाइड करनी है। ये नहीं है कि आपने हर एक को यूनिवर्सिटी एजुकेशन की कमिटमेंट की हुई है, लेकिन आपने प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी हेल्थ हो, बेसिक हेल्थ हो, अस्पताल के बिस्तर हों, सड़कों का जो निज़ाम है वहाँ तक कम्युनिकेशंस हो, लॉजिस्टिक्स हो, तो सर्टन मिनिमम लेवल आपको गारंटी करने पड़ेंगे, खा आप काना काछा में रहते हैं या आप शाह जी, डिडंट नो कराची में यूर अ रहते हैं। सोशलिस्ट। नो, आई एम नॉट अ सोशलिस्ट, बट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप एक देहात में रहते हैं तो देहात के बच्चे को भी प्राइमरी एजुकेशन कम अज़ कम आपको देने की बहुत ज़रूरत है। सो आई थिंक कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे। अब आई वाज लुकिंग एट द एनएफसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे आपको पता है कि जो आउटबैक में बच्चे हैं, दे एक्चुअली take them to the nearest school on a helicopter to get them the education which is needed.
So I think you can't ignore the population which is sitting in some remote place in Balochistan or in Sindh or in Punjab rural areas, KP वगैरह में बहुत ज़्यादा disparity है. So I think in terms of government commitment, वो disparity जो है उसको आपका कोई plan तो होना चाहिए ना कि उसको आप दूर करेंगे और एक basic minimum level definitely in education health आपको देनी पड़ेगी. And ठीक to that ठीक extent, some connectivity ठीक जी. which Let is me very important. let me segue into मैं something थोड़ा सा else. इस पे कमेंट कर दूं जरा। जी जी go ahead. नहीं, देखिए शाह साहब जो बात कर रहे हैं वो बेसिक सर्विसेज जाहिर है एफर्ट तो करनी चाहिए कि लोगों को दें, लेकिन आप ये उसकी प्रैग्मेटिक भी तो देखें ना कि कितना प्रैक्टिकल है। डू यू हैव द रिसोर्सेज? ऑस्ट्रेलिया की तरह हेलीकॉप्टर आप कर सकते हैं, आप जरूर कोशिश करें दें, लेकिन इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। और नहीं थ्रू नहीं, आप पॉलिसीज हेलीकॉप्टर पॉलिसीज ना में दें, बट आप मैं बेसिकली द प्रिंसिपल जो है ना कि नहीं नहीं प्रिंसिपल आप है वो कि ठीक है। आपका जो बच्चा है जो शहर में पैदा होता है और जो बच्चा आपका एक देहात में पैदा होता है उसकी अपॉर्चुनिटीज को आप कोशिश करें कि मिनिमम लेवल पे उसको आप सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे विद इन योर शाह साहब, रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स विद इन योर रिसोर्सेज। हाँ बट हो नहीं इसीलिए सकता ना। इसीलिए क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखिए क्वालिटी नहीं हो अभी सकता ना, अब नहीं जाते नहीं, नहीं है। क्वालिटी अच्छा की आप भी कर अच्छा लें, जी फिर देखिए ठीक. मुझे भी जरा रेफरेंस। मौका सलमान देना, साहब जरा ठीक है. बताओ। Let Asad साहब नहीं have a नहीं, point. मेरा कहने का मकसद ये है कि इट इज नॉट अ वेरी ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ अ थिंग। Fair point. Fair देयर point. आर नहीं देयर आर नहीं, डिफरेंट लेवल्स जो आप ठीक करते ठीक. हैं और एक मिनिमम लेवल आपको करना पड़ेगा। Okay. अगर Let आप let Asad make his point यार. नहीं Let Asad make his सर, point. सर बात यह है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन द पॉइंट इज इट इज एक्चुअली अनफेयर टू देम आल्सो, हम्म, बिकॉज आप कर नहीं हम्म, सकेंगे। आप जो वन रूम स्कूल वहां पर देंगे, अगर आप ठीक है आपने टीचर्स किसी तरीके से रख भी लिया, वो टीचर्स जाते नहीं है वहां पर कॉलेजेस में जो है ना, देखें। और मतलब किसी ना किसी, और जो अगर जाएगा भी नहीं नहीं, वो वो तो उस आपको क्वालिटी फोर्स का करना जाएगा, तो पड़ेगा ना, उसको जो ये तो नहीं क्वालिटी है कि मिलेगी। आप। शाह जी सलमान साहब सर एक वक्त पे एक सर बंदा वो बोले. सलमान विश साहब एक बात विश है बोले. नहीं आपकी। नहीं, चलें देखें इस पे कंक्लूड कर लेते हैं। जो राइट्स का अब बात इसको है ना, जो आगे मेरे ख्याल में बेसिक, चले, सलमान लेकिन साहब एक मिनट उनको बात तो देखें खत्म करने. बेसिक सिटीजनशिप सलमान साहब राइट्स बात तो जो है खत्म ना उस करने. पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके सलमान साहब बात नहीं करने वो दे आपका सलमान. व्यू है, ठीक है। आई विश वी कुड डू दैट, राइट. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये प्रैग्मेटिक नहीं है, ये उन लोगों के साथ भी जाती है, वो सर्विस वो क्वालिटी उनको मिलेगी नहीं जो 21वीं ओ भाई, सदी में उनको। जीरो सर्विस अच्छा बिल्कुल को तो सही कह बिल्कुल रहे हैं. होगा अच्छा ना। सर मुझे सलमान कंप्लीट साहब तो एक करने मिनट. दें। हाँ मुझे नहीं बिल्कुल नहीं, कंप्लीट मैं करने ये सॉरी, कह दें रहा आप हूँ कंप्लीट. आप जरूर कोशिश कर लें, और ये हम हम्म, करते रहे हैं। मैं तो हम्म, इस पार्टी से हूँ जो कि मतलब जाहिर है देखें वो पाकिस्तान का जो और मसला सोशलिस्ट है है। ना, हमारा जो मसला है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स के साथ आती है। अगर आप एक पार्टी देखें तो उनका मेन फोकस होता है कि लाहौर में हम सारा खर्चा कर दें। आई एक थिंक ये पार्टी है, डिस्कशन जरा ऑफ टॉपिक जा रही है. एक पार्टी है उसका मकसद होता है कि वो सारा खर्चा शाह जी. खैरपुर में कर दें या वो मुल्तान शाह में जी कर दें या डिस्कशन. एक्सेट्रा। द पॉइंट इज सल, दिस कि जब आप रिसोर्सेज एलोकेशन कर रहे होते हाँ, हैं उस हम्म, वक्त आपके पास प्रिंसिपल्स, सर्टन प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने हैं। सो जी जी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आल्सो पीएफसी विच इज के आपने जो पैसा प्रोविंसेस को देना है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि वो फिर पैसा आगे डिस्ट्रिक्ट्स को जाए और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो आपकी आर्ग्यूमेंट के तहत तो फिर ये होगा कि इट विल बी अनफेयर कि हम ऐसी डिस्ट्रिक्ट में पैसा भेज दें जहाँ पे Okay, कोई we have to टीचर move नहीं topics जाएगा। now. We have to So move topics now. basically point शाह is जी. this कि the state has to have a commitment to provide a मान गए ना, certain आपकी बात मान minimum गए. level। बस बिल्कुल ठीक है. ये है। Now let Asad respond so that he can move topic quickly. हम्म, बात यह है कि एज मच एज पॉसिबल, हम्म, ठीक है, वहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूरल हम्म, एरियाज में वहां पर सर्विसेज नहीं देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए, लेकिन प्रमोट करना चाहिए अर्बनाइजेशन को। उनके नहीं, अपने वो तो इंटरेस्ट में भी यही ऑटोमेटिकली हो है रहा कि है एक जगह आप शाह ये जी देखें, प्लीज प्लीज. वही Let's not वो have नेचुरल talk. वो तो वो चीज जो है ना, हम सिटीज को अगर डेवलप करेंगे, वहीं वहां पर भी सर्विसेज नहीं मिलती।
अगर वहाँ नहीं रिकग्निशन असद, आ जाए वी कि आर जी ठीक है, टॉकिंग शाह जी, गवर्नमेंट अपना, में सलमान शाह वोट दे साहब दी, प्लीज आप लेट हिम सर कंप्लीट कंप्लीट। तो करें। देखें कंफ्यूजन मैं ये ये आप कह कर शाह रहे जी, हैं कि सलमान शाह साहब लेट हिम एनएफसी, कंप्लीट। चलिए okay, let me just say one thing. We are चलिए talking about NFC, which means कि अगले 5 साल में आपने क्या अखराजात करने। We are not शाह जी, talking about a long term Shah ji, we've development moved the program. top. We've gone to a conceptual issue. So let Asad respond to that, and then जी we'll agree to disagree and move on. Ji Asad sahab. जी, मेरे सिंपल पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। इवन सोशलिस्टिक कंट्रीज आल्सो रियलाइज दिस कि अर्बनाइजेशन जो है ना, वहाँ पर बिल्कुल इट सही, इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू बिल्कुल प्रोवाइड सही, बेटर क्वालिटी सर्विस, एंड इट विल बी अनफेयर, इट बिल्कुल इज सही, एक्चुअली अनफेयर टू ठीक, those who are living in very small establishments, बिल्कुल that they सही, continue to live there because बिल्कुल सही। practically possible ही नहीं है आपको क्वालिटी सर्विसेज देने। असद साहब, अब मैं इस यहाँ पे एक चीज फर्दर ऐड कर दूं। डिस्कशन नहीं मेरे तो ख्याल वो में तो लेट मी आप, मूव रख चाहिए। टॉपिक्स। अच्छा, सलमान एनएफसी पे साहब, जो लेट बातें मी हुई, मूव मैं थोड़ा टॉपिक्स सा उस नाउ। पे सलमान नहीं साहब, नहीं, दिस इसमें डिस्कशन इज एक क्लोज्ड। पॉइंट ये है कि कमिंग। जो द पीपल आर फ्री टू मूव एनीवेयर दे वांट टू मूव, उनकी ये चॉइस है, वो हुकूमत उनको मूव नहीं कर सकती। आप जो भी ओके, जहां रहना सलमान चाहता है, साहब, ही दिस हैज टू टॉपिक इज लिव देयर। क्लोज्ड। सलमान साहब, दिस ओके। टॉपिक इज क्लोज्ड। बात यह सिंपल। अमेरिका की जो तरक्की है, बहुत एविडेंस शो करता है। अमेरिका की जो तरक्की है वो इस तरह हुई जब पीपल विलिंग टू मूव। आप ग्रेप्स ऑफ रॉथ पढ़े या पुरानी यस यस। लिटरेचर पढ़े, लोग मूव करते थे और हर जगह ट्रांजिएंट पॉपुलेशन थी, वो ट्रक में रखते थे अपने सामान और पहुंच जाते थे न्यूयॉर्क, शिकागो, वेरेवर। डेवलपमेंट इसी तरह होती है। अगर आप सोचेंगे लोग फिक्स रहेंगे तो नहीं यस, होगी। वी आर पर टॉकिंग लेट मी अबाउट मूव टॉपिक्स, लेट एनएफसी मी ना, मूव टॉपिक्स, एनएफसी की लेट बात मी कर रहे मूव हैं। अच्छा, टॉपिक्स, लेट मी मूव टॉपिक्स। हमने एनएफसी 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 को सब। मैं जरा कमेंट कर दूं, जो पहले जो बात हुई है, एक बड़ी फंडामेंटल हम्म, जो चीज है, इस परसेप्शन है कि सूबों को पैसे बहुत ज्यादा मिल गए हैं। वो मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया कि एक्चुअली फैक्ट्स ऐसे नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें, जो ट्रांसफर जो नाइन्थ एनएफसी में 8.2 ट्रिलियन के करीब जो है ना सूबों को मिल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, विच कम्स टू हार्डली 7% ऑफ द जीडीपी। और आप ये देखें कि अगर आपने मुल्क को डेवलप करना है, तो जो अच्छे मुल्क हैं वो तो सिर्फ एजुकेशन पे 7% कर रहे हैं यार। एजुकेशन हेल्थ को मिला के हमारा 1% है अभी भी। तो अब अगर आपने लोकल गवर्नमेंट्स को भी देने हैं पैसे, आपने पुलिसिंग भी करनी है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें, और दोनों की जो स्पेक्ट्रम कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या सर्विसेज देनी है और सूबों ने क्या देनी है, उस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो सूबों को जो है ना, मेरे ख्याल में ये कम मिल रहे हैं। और अगर आप फिफ्थ एनएफसी कंटिन्यू करते तो ये 11 ट्रिलियन मिल रहे होते। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा ही गलत परसेप्शन है लोगों को। ये फैक्चुअल नहीं है कि कोई सेवंथ एनएफसी में अनयूजुअली ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर जी, दिए। जी। सेकेंडली, ये फेडरल परसेप्शन जो गवर्नमेंट है, तो ये फाइनेंस एक मिनिस्ट्री ने एक और क्रिएट चीज किया। मैं बात कर हम्म, लूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जो पैसे जो हैं थोड़े से उनको शॉर्ट पड़ रहे थे, तो वो उन्होंने ये पेट्रोलियम लेवी विच इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेवी, क्योंकि लेवी तो छोटी सी चीज होती है, कोई आप लगा लें। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये चार है। और ये एक्चुअली टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स है। उसको सिर्फ इसलिए कि वो सूबों के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसको पेट्रोलियम लेवी करते हैं, हालांकि इट इज सेल्स टैक्स। तो वो 1.4 ट्रिलियन तो वो हो रही है। उसके अलावा इस 8.4 ट्रिलियन में सूबों को कहा जाता है कि जी आप हर साल surplus है। 1.4 ट्रिलियन सरप्लस क्रिएट करें, यानी उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं, जाते हैं, ट्रांसफर ही नहीं होते टू मैच द बजट। तो पर अगर देखिए, ये चीजें आप देखें, ये हाँ सब तो बातें इसलिए हैं हाँ क्योंकि हम कोई रिसर्च, कोई प्रोसेस बनाना नहीं चाहते। हम हामिद मीर के शो पे चलाना चाहते हैं हुकूमत। आके ऐसी बातें लोग कर देते हैं और नैरेटिव बन जाता है। और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरीज, मैं भी कई देख चुका हूँ, आप भी देख चुके हैं सब। सलमान शाह तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरीज ऐसी ऐसी तजवीज़ें पेश करते हैं जान के, चालाकी वाली, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को बाईपास करे।
बट पॉइंट ये पॉलिटिकल प्रोसेस भी तो टूटा हुआ है ना। अब मुझे बताइए, एक मैं आपसे सवाल पूछूं, आई वांट टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ दिस थिंग, कि हम प्रोसेस पे गौर कभी नहीं करते। ये जो प्रोसेस एनएफसी का है, इसमें प्लानिंग कमीशन क्या कर रही है? प्लानिंग कमीशन तो मेरा ख्याल उसका कोई काम ही नहीं है, वो तो बस यशी कर रहे हैं, उड़ान उड़ान कह के सैरें कर रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या प्लानिंग कमीशन का कोई इसमें रोल होना चाहिए? क्या उनको इस पे कोई तहकीक पेश करनी चाहिए, को उनको पेश करना चाहिए कि क्या वो करें? मतलब कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? प्लानिंग कमीशन है या कोई और मिनिस्ट्री है, या 10 मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है? क्यों जी, शाह जी? देखिए, आई थिंक दीज आर द बेसिक इश्यूज के अब इसको अगर ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखें तो आपको सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है कि पाकिस्तान का एक्चुअली जो है, एटलीस्ट इन द इकोनॉमिक एरिया, या जिसके साथ एनएफसी का खासा तल्लक है, तो क्या पाकिस्तान का विजन है क्या? आई मीन, इज इट अ ब्यूरोक्रेटिक कोर्सिव स्टेट जिसमें जो उस स्टेट को आप फंड करने के लिए पैसा लगाते चले जाएं, और जहां पे सबसे ज़्यादा कोर्शन कर सकता है उसको ज़्यादा पैसा मिले और बाकी जगहों को स्टाफ कर दिया जाए? तो ये बेसिक एक चीज़ आपको पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपका विजन, आपने क्या करना है डेवलपमेंट में। आप एक मॉडर्न 21st सेंचुरी मुल्क बनना चाहते हैं जो कि टेक्नोलॉजी सेवी भी हो, पढ़ा लिखा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऑब्जेक्टिव तो विजन तो है कोई नहीं। उसके बाद कोई स्ट्रेटजीज वगैरह, बड़ी पीस मील स्ट्रेटजीज होती हैं। किसी दिन एक मिनिस्टर को ख्वाब आ जाए कि मैंने ये करना है, तो वो उस तरफ चल पड़ता है, दूसरा मिनिस्टर किसी और तरफ चल पड़ता है। कोई को एक किस्म का जो है गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोड मैप नहीं होता। सो आई थिंक इट इज़ ऑल अप फॉर ग्रैब्स। जिसकी जितनी ताकत है वो उसके मुताबिक जो खींच सकता है वो खींच लेता है। तो इसको तो पहले आप ठीक करें ना कि दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मुल्क है, 70% आबादी आपकी 30 साल से कम है, यूथ बल्ज है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो यूथ क्या करेगी। वो देहातों से शहरों में आएगी, शहरों से वो बाहर जाएगी, किश्तियों में डूब रहे हैं, ना उनको हम इक्विप कर रहे हैं, ना एजुकेशन दे रहे हैं। तो वो टोटल निज़ाम जो है एक फरसूदा किस्म के निज़ाम में, ये आप एनएफसी की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि क्या स्टेटस को के तहत एनएफसी है तो वो तो इसी तरह चलेगा। लेकिन अगर आपने टोटल रिवैम्प करना है और एक नया डेवलपमेंट मॉडल बनाना है, जो अब वर्ल्ड बैंक 70 साल के बाद उसको ख्याल आया कि पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल ठीक नहीं है और यहाँ पे तरक्की हो नहीं सकती, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी छोड़ के जा रही हैं, और छोटी कंपनियां हैं जो वो छोटी से छोटी होती जा रही हैं। कोई हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। शहर हमारे जो हैं वो बिल्कुल पीछे रह गए हैं, वी कैन सी इट। आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द के ममालिक के शहर देखें और पाकिस्तानी शहर देखें तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आई थिंक कि ये तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी की ज़रूरत है कि स्टेटस को चल नहीं सकता। तो अगर स्टेटस को चल नहीं सकता तो ग्रैंड रिफॉर्म्स क्या हैं? तो ग्रैंड रिफॉर्म्स मेरे नज़र में बेसिकली ये हैं कि पाकिस्तान को हम ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से निकालें और एक रियल मार्केट इकोनॉमी बनाएं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, जिसमें इंसेंटिव्स जो हैं वो एक किस्म के आउटवर्ड लुकिंग इंसेंटिव्स होने चाहिए। ये नहीं है, मसलन अगर अभी मैं खबर आई है कि गुल अहमद ने अपनी एक्सपोर्ट बिजनेस बंद कर दी है और वो डोमेस्टिक बिजनेस पे काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुल अहमद जो है वो पाकिस्तान की प्रोटेक्टेड मार्केट में तो काम कर सकता है, लेकिन ग्लोबली जहाँ पे कंपटीशन करना है वहाँ पे वो compete नहीं कर पा रहा। सो आई थिंक दिस इज द अलमिया पाकिस्तान के लिए कि इतना बड़ा 25 करोड़ का मुल्क है तो ये ग्लोबल मार्केट से अलग थलग नहीं हो सकता। यू हैव टू हैव, आई मीन, आपने पूरी नहीं, पर मेरे मेरे सवाल का ग्लोबल जवाब चेन। आपने नहीं दिया। मेरे तो सवाल का व्हाट, जवाब नहीं दिया आपके कि सवाल का मैंने कौन यही करेगा जवाब। काम, कौन काम करेगा? हम हमेशा, शाह जी, हम हमेशा जनरल बातें करते हैं, काम कौन करेगा इस मुल्क में? सारे वही मिनिस्टर तो तो सैरे कर रहे हैं, काम कौन करेगा?
सारी यूनिवर्सिटीज नहीं फारग बैठी मतलब हैं, क्या करें? मतलब नहीं, वो तो ये है ना कि आई थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेवोल्यूशन। ये नहीं, कौन चाहे करेगा? रेवोल्यूशन हो। देखें, देखिए, बात बात हम बड़ी नहीं, जाहिर है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास तो कोई विजन नहीं है। दे हैव अ वेरी लिमिटेड होराइजन। वो अपने अगले 6 महीने से ज्यादा नहीं वो सोच चले, सकते। लेट लेट और लेट शाह जी, असद शाह तो साहब रिस्पॉन्ड। आई हाँ, थिंक वो हमारा जो निज़ाम है ना, जो ठीक है। बेसिकली द होल सिस्टम, इट्स नॉट ड्रिवन बट शाह बाय। जी, मैं सलमान साहब, मैं एक और बात कह दूं। आई थिंक हाँ, क्वाइट फ्रैंकली कसूर हमारे इकोनॉमिस्ट का भी है। हमारे नहीं इकोनॉमिस्ट विजन कोई इकोनॉमिस्ट। देते नहीं है। हमारे इकोनॉमिस्ट विजन कोई देते नहीं है, जनरल बातें करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब जो सारी स्पेस है वो चली जाती है बैंकर्स के पास। अब सारे बैंकर्स लगते हैं हर इदारे में। आपको पता है, नहीं आपका नहीं, ये तो इकोनॉमिस्ट बड़ा एक नहीं लग सकता है। माइक्रो लेवल पे चाह रही हो ना बात, कि तो बैंकर मैक्रो लेवल लगे पे हम या नहीं विजन देंगे लगे। तो कोई बात बनेगी ना। हाँ हमारी जी। विजन। हाँ, विजन, आपकी विजन जो है ना, वो तो फाउंडिंग फादर्स ने दी थी और उसको ऊपर आपने नहीं काम किया ना। चलें, ठीक है, ओके। आपने, असद साहब, आप बताइए अब जरा। नाउ वी हैव टू री इन्वेंट आवरसेल्व्स, ठीक है, असद दैट्स साहब द बताइए। इशू। असद साहब बताइए। अच्छा देखिए, आपने पहले एक ग्राफ लगाया था बड़ा, आपने एक हम्म, बड़ी वैलिड बात की हम्म, कि हमारे खर्चे जो हैं और एजेंसीज वगैरह और ऑर्गेनाइजेशंस रोज बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, उससे हुआ क्या है? इस वक्त जो हमारा 22 या 24% खर्चा ऑफ द जीडीपी जो हुआ है, और आप हमारा जो रेवेन्यू टू जीडीपी जो है वो 10% से नहीं बढ़ा। उसकी एक मेन वजह ये है, और ये जो हम एनएफसी पे भी लड़ते रहते हैं, वो भी शायद इतना नहीं लड़ते अगर हमारी जो है ना अप्रोच और विजन सही होती। बात हुआ क्या है? देखें, इस 24% या 22% ऑफ द जीडीपी में आधे से ज्यादा तो डेट हो गया है अब आपका। तो फेडरल गवर्नमेंट जो स्क्वीज है वो इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि उनके बाकी खर्चे ज्यादा हैं, बाकी भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन डेट जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। और वो डेट जो है इसलिए हुआ है कि हम फजूल खर्चियां और गलत इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं। अब भी सोल्यूशन तो यही है ना। देखें, गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट्स अगर आपके पास हों, फेडरल और प्रोविंशियल में, कि जो डेवलप करें, प्रमोट करें एंटरप्रेन्योरशिप, दे फोकस ऑन, बिकॉज देर आर टू फैक्टर्स। किसी भी आप नेशन को देख लें, वही नेशंस आगे बढ़ती हैं जहां पर उनका ह्यूमन कैपिटल अच्छा हो। उसके लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट इन देयर एजुकेशन, स्किल्स एंड हेल्थ। एंड सेकंड, जहां पर एंटरप्रेन्योर्स हों, बिकॉज इट इज द एंटरप्रेन्योर जो कि वैल्यू क्रिएट करता है, जो कि इट्स द साइंटिस्ट गुड्स बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रमोट और उसकी वैल्यू जो है वो एंटरप्रेन्योर बनाता है। गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी जो कंपनीज हैं, देखें, अगर हमारी इतनी कॉस्ट नहीं होती और इतना टैक्स रेट नहीं होता, यहाँ पर हम प्रमोट कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर अगर हमारा बॉयंट होता, तो फिर हमारा टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता और हमारा खर्चा उसके एज अ हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा होता, और उसके हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर जो है कम होता। तो प्रॉब्लम यही है कि हमने सारे पैसे जाय कर दिए हैं और अभी भी उसी ट्रेंड पे हैं जो शाह साहब जो बात कर रहे थे। असल प्रॉब्लम ही यही है कि वी हैव वेरी लार्ज गवर्नमेंट्स विच आर ineffective, inefficient, corrupt, and which do not create value, which and we do not have policies, which attracts the corporatization. अब ये देखें ना, हमारी इतनी बड़ी 2-2.5 साल से बातें हो रही हैं, पीएसएक्स हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो जी इतना इंडेक्स बढ़ गया है, 160,000 हो गया है। लेकिन है कितना यार, $70 बिलियन। इतने बढ़ने के बाद भी, जो कि 2017 में हमारा $100 बिलियन की मार्केट कैप थी। तो फॉर 250 मिलियन, इज दैट द कॉर्पोरेट साइज? क्योंकि कॉर्पोरेट साइज जो है, अगर आप बड़ा करें, टैक्स रेट कम करें, तो आपकी टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी इस वक्त। सो द होल इशू ऑफ एनएफसी इज, आप ये देखें कि एनएफसी में जो भी प्रोजेक्शंस करती है ना फेडरल गवर्नमेंट, जो ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, वो प्रोमिसेस इसलिए माने थे पिछली, जिसमें बहुत कम पैसे दिए गए, कि उन्होंने प्रोजेक्शन दिखाई थी कि हमारी इतनी ज्यादा रेवेन्यू जो है ना, हर साल 20% ग्रोथ हो जाएगी। भाई वो कैसे होगी जब तक टैक्स नहीं आएगा? और टैक्स तब तक नहीं आएगा जब तक कि बिजनेस नहीं होगा। हमारे पास अगर बिजनेस ही नहीं है,
तो मुझे बताएं, आप ये टैक्स रेट कितना भी बड़ा, इफ यू किल हम्म, अप, जैसे शाह साहब ने एग्जांपल दिया कि हम्म, गुल अहमद इज द टॉप ब्रांड, हम्म, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती तो कौन एक्सपोर्ट करेगा, मुझे बताएं। हम्म, हम्म। प्रॉक्टर एंड अच्छा, ये गैम्बल जैसी देखिए जी, कंपनी। ये मैंने एक चार्ट लगाई है यहाँ, इसको भी जरा गौर कर लें। ये चार्ट अगर आप देखें तो इसमें इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं। हमारी इस वक्त इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल 13 से नीचे है। और ये बड़े मुल्कों की है, ये तो मतलब एडवांस्ड कंट्रीज की है। अब देखिए, जापान जब बहुत ग्रो कर रहा था, उसकी इन्वेस्टमेंट 35% जीडीपी थी। 30% से ऊपर थी कितने साल, 10-15 साल 30% से ऊपर थी। यूएस की इन्वेस्टमेंट रेट चाहे इतनी ज़्यादा नहीं है, पर 20 से ऊपर रही है थ्रू आउट। ठीक है ना जी। और अगर आप देखें, अब बरतानिया की गिरी है, उसकी भी 20 से ऊपर थी। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट इस वक्त 13% है। अगर गवर्नमेंट भी इंक्लूड करे प्राइवेट सेक्टर, तो मेरा ख्याल 8 या 9% है। तो मुझे बताइए, ये जो हम नारे लगा रहे हैं, स्टेबलाइजेशन आ गई, वाह वाह भंगड़े डाल रहे हैं, स्टेबलाइजेशन आ गई, स्टेबलाइजेशन आ गई, ग्रोथ हमारी इस वक्त पर कैपिटा इनकम गिरा रही है, ये नहीं बढ़ा रही है। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट ही है। मैं सिर्फ जब टीवी वाले पूछते हैं आपका क्या ख्याल है, मैं कहता हूँ मेरा तो एक ही इंडिकेटर है। मैं एक ही इंडिकेटर देखता हूँ और कुछ नहीं देखता, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो हमारा तो बढ़ा नहीं। तो बताइए क्या करें हम। ये इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो अगर कभी नहीं बढ़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? छोड़ दें एनएफसी वगैरह को, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो इस मुल्क में क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो नजीम, ये सवाल वहीं आ जाता है कि जब एक इकोनॉमिक निज़ाम बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, जो कि अब नज़र आ रहा है कि कोलैप्स हो गए हैं, क्योंकि जो निज़ाम है ये ज़बरदस्ती किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकता। आज से पहले जरदारी साहब ने कहा कि मैं फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान से $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा। फिर हर हुकूमत जो है वो कहती है कि हम इतने 100 बिलियन से नीचे तो हम बात ही नहीं करते। लेकिन वो जो पैसा है वो कभी भी नहीं आता, क्योंकि हमारा निज़ाम उस पैसे को अकोमोडेट कर ही नहीं सकता। अगर आप हिस्ट्री देखें, जब सोवियत यूनियन टूटा था, उनका टूटने का भी रीज़न जो था वो इकोनॉमिक रीज़न था कि इकोनॉमिकली वो कोलैप्स कर चुके थे। और बड़े बड़े उनके ईस्ट जर्मनी जो कि एक स्टार होता था, उसकी मैंने वी वेंट देयर जस्ट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द बर्लिन वॉल, तो उनकी उजड़ी हुई फैक्ट्रियां थीं जहाँ पे कुछ बन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत पीछे रह चुके थे और वो निज़ाम जो है कोलैप्स किया। और जो आपका सवाल था कि कौन करेगा ये देखें, ईस्ट यूरोप जो है वो तो रेवोल्यूशन से गिरा और फिर एक नया निज़ाम बना जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और ये वो की चीज़ें करी हैं, और वो अभी तक पूरी तरीके से वहाँ पे मार्केट इकोनॉमीज पे अभी भी काम हो रहा है। लेकिन दे मेड दी ट्रांसफॉर्मेशन, बट वो एग्जिस्टिंग लोगों से और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से नहीं हुआ, वो एक पूरा निज़ाम जो है ज़मीन बोस हुआ। उसके बाद आप चाइना में भी देख लें, डेंग शाओपिंग जब आया था तो वो जेल से निकल के आया था, और उससे पहले जो थे गैंग ऑफ फोर और पता नहीं क्या क्या थे, और कल्चरल रेवोल्यूशन, उसने चीन की जो इकोनॉमिक फाउंडेशंस को हिला दिया था, क्योंकि उनके इंसेंटिव्स ही ठीक नहीं थे। तो डेंग ने क्या किया, उसने आके मार्केट इकोनॉमी के इंसेंटिव्स क्रिएट कर दिए इन अ वेरी सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। और आज चाइना की जो ग्रोथ है 90% प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है। सारी इनोवेशन उनकी प्राइवेट कंपनियों से हो रही है। और अभी भी वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी तो हर एक के ऊपर लग रही है, लेकिन प्राइवेट कैपिटल जो है वो अभी भी स्टेट कैपिटल से बहुत compete कर रहा है। पॉइंट है इसके, चाइना में ट्रांजिशन जो हुई है वो आराम से हो गई, यूरोप में ट्रांजिशन जो हुई वो रेवोल्यूशन के जरिए हुई। अब पाकिस्तान में मुझे नहीं नज़र आता कि यहाँ पे आराम से कोई हम ट्रांजिशन कर पाएंगे, क्योंकि नोबडी जो एग्जिस्टिंग पावर में हैं लोग, खा वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री हो, दे ऑल थिंक कि हम कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, थोड़ी बहुत टिंकरिंग करेंगे तो ये मामला चल पड़ेगा। तो अगर हम एनएफसी ज़रा ठीक कर लेते हैं, कुछ हम एफबीआर को ठीक कर लें, फलानी चीज़ को ठीक कर लें, तो ये मामला चल पड़ेगा। बट बेसिकली आपने रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी को कम करना है, तो वो ब्यूरोक्रेसी मेरा नहीं ख्याल अपना रोल जो है उसको कम करने के लिए तैयार है। बट
अच्छा इकोनॉमिक जी सिचुएशन ऑन द ग्राउंड जो है वो अब राइप है कि इट हैज टू हम्म, बी रिप्लेस्ड वन वे और द अदर, दिस जी निजाम हैज टू बी रिप्लेस्ड। जी कैसे होगा अब ये हम ठीक है। एक दो और सेशन मैं थोड़ा बहुत इस पे वापस आ जाऊँ। इन्वेस्टमेंट रेट्स आपने ये पहली चार्ट देखी थी, अब दूसरी चार्ट देख लें। ये जनाब फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया, इंडिया विंडिया सब की देख लें, कहाँ कहाँ हैं इन्वेस्टमेंट रेट्स। 35, 30%, 20% से तो ऊपर। लो तो मेरा ख्याल 20% नीचे तो कोई है नहीं। वियतनाम जंग के बाद निकला और देखें 20% से ऊपर चला गया। हमारी देखें कहाँ है, ये देखिए जापान, कोरिया, चाइना, थाईलैंड देखें। ठीक है, ग्लोबल एवरेज भी देखें काफ़ी ऊपर है। ठीक है, अब ये मसला है। अब आप देखिए प्लीज़, ये हमारी है। वी आर द लोएस्ट इन साउथ एशिया। अफगानिस्तान से भी लो है, बांग्लादेश से भी लो है, चाइना से भी लो है, इंडिया से भी, श्रीलंका से भी। क्या इस पे कोई तवज्जो दे रहा है? आपकी प्लानिंग कमीशन भी रो रही है, कुछ नहीं कर रही। आपकी पूरी हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, हमने स्टेबलाइजेशन लिया, हम फंड के गुलाम हैं। हमने आज़ादी अपनी बेच दी। शाह जी आपने कहा डी रेगुलेशन की बात, हमने डी रेगुलेशन की बात हम करते आए हैं। पर डी रेगुलेशन एक फॉरेनर कर रहा है, जेकब स्कॉट रीमेट कर रही है। मैंने रीमेट पे एक पूरा इवेल्यूएशन करके मजमून लिखा है। कौन पढ़ता है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? रीमेट में ब्यूरोक्रेट्स नहीं बैठे हुए, रीमेट भी फेल हो रहा है। नदीम, यहाँ पे इस तरह से ठीक नहीं होगा। जेकब स्कॉट वगैरह आ जाएं, जो मर्जी आ जाए, कुछ नहीं होगा। जब तक नहीं, आप एफबीआर को ठीक नहीं कर सकते तो ये काम नहीं चलेगा, वन क्योंकि वन पॉइंट एट ए टाइम, वन पॉइंट एट ए टाइम, वन पॉइंट एट ए टाइम। पहली देखो ना, चीज की ये इन्वेस्टमेंट जो है, अगर तुम आज जाके लेट से तुम 1 करोड़ की कहीं इन्वेस्टमेंट तुम करते हो, तो तुम्हारी जान जो है ना वो अजाब में कन्वर्ट हो जाएगी। तुम्हें सारी दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये 1 करोड़ में से कितना आपका पैसा जो है वो जेन्युइन है, कितना पैसा जेन्युइन नहीं है, उसमें शेयर किसका कितना है, किसको देना है, कहाँ से। आई मीन यू हैव डन ऑल दिस वर्क, यू नो इट, कि एक एक स्टेप के ऊपर एक किस्म के भेड़िए खड़े हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट तो होने ही नहीं देने, ये निज़ाम इन्वेस्टमेंट नहीं होने देता। देयर इज नो नहीं, इंसेंटिव। फिर एक चीज, सॉरी सॉरी, एक चीज। जब मैं अखबारात में इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, सारे हाँ, आर्टिकल होते हैं पॉवर्टी रेट बढ़ गई, हाय पॉवर्टी रेट बढ़ गई, हाय इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई, हाय दैट इज ये हो गया, हाय आईएमएफ आ गया, हाय आईएमएफ चला गया। यार देखिए, अपने ऊपर भी ब्लेम, अनफॉर्चुनेट है, बहुत ये अपने अनफॉर्चुनेट ऊपर है। भी ब्लेम है ना, हमारी हाँ इकोनॉमिक हाँ, प्रोफेशन नहीं फेल वो कर रही है। देखें आप। अब आ जाए अकाउंटेंट्स के पास। नहीं जी नहीं, मेरी बताइए। बात सुनो ना। ये पहली बात ये है कि तुम हर इकोनॉमिस्ट को ये बात ना करो। मेजॉरिटी जो है वो डूबे हुए हैं इनटू द अदर स्टफ, बट दे डोंट सी कि ये जो गुर्बत है ये हमारी इकोनॉमी का फेलियर है, नॉट बिकॉज हम गरीबों की मदद नहीं करते। इट इज जस्ट कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। यहाँ ठीक पे है, कोई ओके। एक्सपेंशन नहीं हो रही, कोई क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं असद हो रही, साहब आप जॉब्स नहीं बताइए। हो रही। ठीक है असद साहब आप बताइए। जी। हम इकोनॉमिस्ट तो फेल कर गए, हम तो, हमारा तो बेड़ा गर्क है, हमें कोई पूछता भी नहीं। ना हम कोई बात कर सकते हैं, ना हमें बात करनी आती है। वो हर रोज़ हमारे एक दो भाई हैं जो पॉवर्टी के फिगर्स कोट कर देते हैं। कोई कहते हैं जाली जाली झूठे फिगर्स कोट कर देते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम इकोनॉमिस्ट हैं। टीवी पे भी आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आई कैप बताइए, अकाउंटेंट्स, आपका तो बड़ा से इकोनॉमी में, नहीं आप नहीं, लोग वही। क्या कर रहे हैं टू फिक्स द सिस्टम? नहीं नहीं, वो उनका भी कोई से नहीं है आई कैप वगैरह का भी। आई कैप बात हर तो कमेटी सिंपल पे है होता ना, है। देखें। नहीं नहीं, बात तो आई कैप सिंपल है का जो। क्यों नहीं है सारा अरे अरे अरे, सुनने दे, अब असद, सुनने, तुमने शाह जी आई सुनने कैप को देना। कैसे एब्जॉल्व कर दिया? शाह जी सुनने दे, सुन। नहीं, चले मैं कह रहा ना हूँ कि आई करें कैप को अब्जॉल्व। एब्जॉल्व तो ना ओफो, करे ना। नहीं नहीं, शाह जी सुनने तो दे। मतलब अब्जॉल्व नहीं कर रहा मैं, वहां पर भी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं। लेकिन बात तो फंडामेंटल है ना, ये कोई इतनी हम रॉकेट साइंस की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना और उसको मतलब बिजनेस करना जो है वो मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में ना, वो तो नज़र आ रहा है। ये जो कंपनियां पाकिस्तान में, मतलब ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मैंने लिखा, मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 16 साल उनका जो है हमारा जब तक मैं डिलॉयट में था, हमारा ऑडिट क्लाइंट था, अभी भी डिलॉयट का ऑडिट क्लाइंट है। दिस इज, आई सॉ द एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम 1890 से। ये डिलॉयट का क्लाइंट है, 1890 का एंगेजमेंट लेटर था। अच्छा, जब यहाँ पाकिस्तान में इतनी टफ कंडीशंस थी और बहुत सारी कंपनियां छोड़ रही थी, तो ये कंज्यूमर कंपनीज स्टिल यूज टू ग्रो।
और मैं जब इनसे पूछता था तो वो कहते थे नहीं जी हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वी आर अ कंजम्पशन इकोनॉमी। और हम्म, पैम्पर्स भी बिक बिक रहे थे, शैम्पूज भी बिक रहे थे, सारी चीजें इनकी बिकती थी। हम्म, लेकिन आप ये देखें कि अब मैन्युफैक्चर बेसिकली व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर प्रोबेबली क्लोज देयर ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वायबल नहीं है सर। मैन्युफैक्चरिंग पे आप 33% टैक्स, फिर सुपर टैक्स 10%, फिर उसके ऊपर 7%, 5% WPPF, फिर 2% WWF, ये मिला के आपको, और फिर जब निकालेंगे डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, उस पर 15% टैक्स, फिर आपका रिपेट्रिएशन के ऊपर प्रॉब्लम। तो इसमें मतलब इस वक्त अनवायबल है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट वगैरह बिल्कुल अनवायबल कर दिया है ना हमने। बाकी चीजों तो छोड़ें, बाकी इश्यूज तो हैं ही। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ फिस्कल पॉलिसी, आप एफबीआर को भी छोड़ दें। अब एफबीआर जो है पता नहीं कितने हजारों ऑडिटर्स लेके वो क्या करेंगे, वो उन्हीं लोगों को पकड़े, कितने लोगों को आप पकड़ लेंगे, मतलब ये है कि आप बिजनेस बंद कर दें फिर। तो बात तो सीधी है ना, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। हम जो जिस तरह का टैक्स, पूरी दुनिया में देयर इज अ रेस टू द बॉटम। हम्म, फ्रैंकली, इफ आई वाज विद इन द प्रोविंसेस आल्सो, आप ये देखें सिंध हैड डन अ स्मार्ट थिंग कि यहाँ पर उन्होंने सर्विस टैक्स जो है बाकी जगह पर 16% था, तो यहाँ पर 13% रखा हुआ था। मैं होता तो हम्म, मैं और कम कर देता, बिकॉज आई वांट टू प्रमोट। अगर हमने इनफैक्ट इसलिए थोड़ा सा उस पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन फ्रैंकली टैक्स रेट कम करने से आपकी बिजनेस प्रमोट होती है, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, कम नहीं होती। हम्म, लेकिन हमारा शॉर्ट टर्म अप्रोच अगर हमारा है कि जी हमें आईएमएफ का प्रोग्राम आता है, उनको 3 साल में देखना होता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए, आप डिफॉल्ट ना करें, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो अच्छा मुझे एक वो बात बताइए, आईएमएफ जब आता है, आईएमएफ मुझे कहता है आप लोगों सबसे मिलता है वो और सबसे बात करता है, क्या आप आईएमएफ को बताते कुछ नहीं ये बातें? आईएमएफ को देखें आईएमएफ का जो मुझसे तो है खैर ना नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आईएमएफ की है कि दे आर हियर जस्ट टू गिव यू सम फॉर्म ऑफ स्टेबलाइजेशन, उसके बाद आप बाकी काम आपने खुद करना है। उनका ये रिमिट है ही नहीं है कि वो आके आपको, वो दे कैन इंडिकेट कि ये आप टैक्स पॉलिसी ठीक कर लें, फलानी चीज़ कर लें, बट बेसिकली वो है कि वो आपकी ग्रोथ के ऊपर एक लॉक लगा देती है और फिर कहती है कि अब इससे आगे नहीं आपने जाना, अब अगर आगे जाना है तो बस बेसिक रिफॉर्म्स करें। आई थिंक मेन यहाँ पे मसला है वर्ल्ड बैंक वालों का कि वो अरबों डॉलर्स यहाँ पे उन्होंने गर्क कर दिए हैं, कभी एफबीआर की रिफॉर्म्स पे और कभी एक्सपोर्ट्स की रिफॉर्म्स पे और कभी टी डैप के ऊपर। और ये जो अदारे होते हैं मोरलेस हर अदारे के पीछे वो वर्ल्ड बैंक का पैसा भी होता है। तो वो उन्होंने अब मान लिया ना कि हम फेल हो गए हैं, उन्होंने अब कह दिया कि आपका ग्रोथ मॉडल ठीक नहीं है, आपका ग्रोथ मॉडल में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। सो आई थिंक कि ब्यूरोक्रेसी जो हमेशा से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम कर रही थी और वो एक हैंड इन ग्लव काम करते थे, तो वो ईरा भी अब खत्म होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली बात वहीं आ जानी है कि ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है मेरे ख्याल में ये इट हैज़ टू गिव वे, इट कैनॉट बी सॉल्व बाय टिंकरिंग इट एट द एजेस। आपको बड़ी अच्छा मेजर ठीक। मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। ठीक अर्जेंटीना टाइप आपको कुछ काम करना पड़ेगा कि मिले ही करे है ना? डिपार्टमेंट्स मिले ठीक। मिले फॉर्मूला आपको ठीक। सूनर और लेटर करना पड़ेगा। ठीक। जी, जी असद साहब बताइए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, कुछ सच बात करते हैं, पूरा सच नहीं बोलते अनफॉर्चुनेटली। हम्म, अब ये तो उन्होंने बोल दिया कि आपका हम्म, ये पाकिस्तान ग्रोथ मॉडल इज ब्रोकन, और हम्म। उसका सोल्यूशन क्या है उस पर बात नहीं करते। उस पर बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ओ भाई, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने ही इतना टैक्स रेट लगवा दिया है कि यहाँ पर वायबल ही नहीं है किसी को काम करना, जो है ना। यू आर पुशिंग द फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर जो है भी। तो इसलिए चंद कंपनियां जो है ना स्टॉक मार्केट में, वो 100 कंपनियां हैं, उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो जितनी इकोनॉमी आपकी खराब होती जाएगी, आपकी मार्केट बढ़ती जाएगी, हम खुश होते जाएंगे। स्टॉक मार्केट, उसमें सिर्फ 4 लाख रुपए लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, आम आदमी तो उसमें है भी नहीं। और उस वही 100 कंपनियां हैं जिसमें भी फर्टिलाइजर भी है, सीमेंट भी है, जो कि आपको पता है
कि वहाँ पर जो है वो किस तरह की कार्टल्स हैं या मोनोपलीज हैं, तो वही, और पावर सेक्टर था। अब शायद हो सकता है रिकोडिक आ जाए, तो उससे हमारा यूफोरिया हो जाएगा, वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ओवरऑल आम आदमी के लिए जो मेजर रिफॉर्म होना चाहिए, और रिफॉर्म बिगिंस विद द फिस्कल पॉलिसी। जो ये आपका जो करंट टैक्स रेट्स हैं, पॉलिसी, एफबीआर को तो आप छोड़ ही दें, उसमें ये सिस्टम आगे चल ही नहीं सकता। एंड मुझे इस हैरानी इसकी बात की है, इसमें आपको, यू डोंट हैव टू बी ए टॉप क्लास इकोनॉमिस्ट और एन अकाउंटेंट, ये दिस इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। इस पे हमारी एलीट भी नहीं बोलती, बिकॉज जो एलीट है उनका काम हो जाता है, उनके पैसे बन रहे हैं, तो कोई, व्हाई बड़ी पीपल आर अच्छी नॉट आपने बात सेइंग की। दिस? जी, बड़ी मुझे तो अच्छी इस आपने पे बात की। हैरानी है कि भाई जी, ये बिल्कुल मॉडल ठीक जो है। है, मैं वही कह रहा हूं ना कि स्टेट वर्ल्ड बैंक ने कहा कि योर मॉडल इज ब्रोकन, बट व्हाट वी नीड्स टू डू, वहां पर आगे चुप हो गए। व्हाई आरंट दे सेइंग दिस? देखिए जी, मेरी गुजारिश ये है, देखें बहुत एक देर हो गई बात, है। जी शाह जी। Nadeem, I think we have to go beyond the macro economy. We have to really get into the micro economy. हम्म, अब हम्म, माइक्रो इकोनॉमी जो है ना हमारी बिल्कुल बीमार है। हम्म, अब आप ये सोचें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो सारी उम्र हम यही सुनते आए हैं कि बड़ा एग्रीकल्चरल मुल्क है, आप ये सोचें कि यहाँ पे कोई सर्टिफाइड सीड नहीं मिलता, यहाँ पे कोई अच्छा पौधा, आपको ऑर्चर्ड्स हैं ये सिट्रस मैंगो ये वो, कोई इनके आपकी रिसर्च नहीं है कि इनके नर्सरीज जो हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। यहाँ पे इनका कोई सप्लाई चेन का सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई रेफ्रिजरेटेड चीज़ें होंगी, स्टोरेजेस होंगे, ये जो आपकी मार्केट्स हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट्स, कुछ भी नहीं है। आई मीन वी जस्ट डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ competitive market economy in ठीक Pakistan, ठीक whether it ठीक is agriculture, whether it's ठीक manufacturing or services। हम तो अटकल पच्चू बस ठीक पैचेस है। लगा लगा के ऑन अ वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बस चलते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो नाउ वी शाह हैव जी, कम टू द बिल्कुल एंड ठीक ऑफ द कह रहे गेम। हैं। हाँ जी, बिल्कुल, वी ऑल्सो कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, बिकॉज हमारे लोगों में ये भी बहुत लंबा हो गया, हमारे लोगों में सकत नहीं देखने की। आई एम एंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन, I'd like to stay in it, but unfortunately ऑडियंस का भी ख्याल करना है। अगली बारी बात पिकअप करेंगे। देखिए, when I was to conclude, when I was writing my book, looking back long time ago, 5 6 years ago, तो I was commenting, I was thinking about it कि चेंज कैसे आएगा। When I began to do the research, दुनिया में change कैसे है? For example, I looked at the progressive movement, I looked at the factory movement, I looked at the anti-slavery movement वगैरह। जो movements है सारी वो domestic civil society से शुरू होती है। वर्ल्ड बैंक वगैरह से कुछ नहीं होता, बाहर से कुछ नहीं, बाहर से आइडिया ज़रूर आ जाता है, पर सिविल सोसाइटी से ज़रूर लोग शुरू करते हैं काम और अग्री करते हैं कि ये चेंज आना चाहिए। जिस चीज़ में मैं इकोनॉमिस्ट से बड़ा मायूस हूँ, और सबसे मायूस, कि देयर आर नो आइडियाज फॉर चेंज। वो पीबीसी बनाई उन्होंने, वो इसलिए कि लॉबी करेगी, बैठेगी आराम से। एक और थिंक टैंक बना लिया लॉबिंग के लिए। वी बिलीव इन लॉबिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट, not lobbying for major reform or change. The whole of history of the Europe is, or America, is underwritten by lobbies for change, by change animals, जिसमें एक बहुत बड़ा चेंज एनिमल है इसराइल, जिसने माशाल्लाह पूरी दुनिया को काबू कर लिया अपने नैरेटिव से। जहाँ हमारी प्रोफेशन, और प्रोफेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक्स प्रोफेशन created the narrative for free market which Reagan brought into the world and Thatcher brought into the world, वगैरह वगैरह। तो इस तरह बहुत सारे चेंजेस आते हैं आइडिया से, जहाँ हम लोग सारे फेल कर गए। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी आर नाउ सॉर्ट ऑफ एग्जिटिंग द वर्ल्ड, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमारी बहुत बड़ी गलती ये थी और है। हमारे बच्चों को समझा लें कि कुछ मिल के कोई चेंज की बातें भी करें। हम सिर्फ फरियादें करते हैं हुकूमत से, और फरियादों से मुल्क नहीं चेंज होते। जो ये हम कर रहे हैं, शो इसीलिए कर रहे हैं कि टू टेल द किड्स, ट्राई एंड think up ideas for change and make them happen. How do you make them happen? For example, let's talk about NFC, जो हमने शुरू में बात की थी। If today we call a meeting for NFC anywhere in any city, मेरे ख्याल 10 बंदे नहीं आएंगे, और जो बंदे आएंगे वो ग्रैंड स्टैंड करेंगे। They will not want to have a discussion and create a consensus कि भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। I think that's our biggest failing, और इस failing को how do we correct it is a big issue. I'll take it up the next time, inshallah. All the best, folks. Thank you very much. खुदा थैंक यू। हाफिज।